तो दूसरी तरफ चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा वाला मैटर भी अंतिम में रिजॉल्व करके आपने देखा होगा कि थोड़ी नाराजगी थी भी उपेंद्र कुशवाहा की। महागठबंधन की रैलियों में जा रहे हैं तो वहां आपकी नजर को खोजनी चाहिए एक पत्रकार के नजर में, इसमें मुस्लिम कितना है। यादव तो नजर आ रहे हैं लेकिन मुस्लिम कितना है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तारीख 5, ठीक चुनाव के एक दिन पहले हम आपको बताने जा रहे हैं 121 सीटों पर कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। आपको बता दें कि भारत लाइव लगातार सर्वेस कर रही है और ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। नोट डाउन करिएगा आप, 24 घंटा पहले भारत लाइव आपको यह बताने जा रहा है कि इस बार बिहार में 121 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद। हम 24 घंटा पहले दर्शकों को यह जानकारी देने जा रहे हैं। आप कल परसों तो आप वोट करने जाएंगे ही, परसों नहीं, कल तो आप वोट करने जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले बाबा से आप जानिए, बाबा के पिटारे से वो खबर जानिए जो हो सकता है आपको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन बाद पता चले। तो बाबा हम चाहते हैं कि 121 सीटों पर क्या कुछ होने जा रहा है, दर्शकों को आप बताइए। देखिए दीपक, मेरी बातचीत हो रही थी एक दिन पहले, जब 3 तारीख की रात में मुझे जानकारी मिली। रात में क्या मतलब, इनफैक्ट 4 तारीख के सुबह कह लीजिए आप, 3 बजे सुबह में गंगा स्नान की हम लोग तैयारी कर रहे थे और उसी बीच में चतुर्दशी था, तो हम लोगों ने सोचा कि गंगा स्नान करके दीपदान वगैरह होता है वो करके हम आएंगे। इसी बीच में मेरी इच्छा हुई कि मैं ड्राइवर से पूछ लूं कि कहाँ है। तो 3 लोगों का तो मुझे पता था कि कहाँ है, लेकिन चौथे ड्राइवर जो बॉस के साथ हमारे हैं सूरज, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोग पटना क्रॉस करने जा रहे हैं और पटना से होते हुए हम लोग बक्सर की तरफ बढ़ेंगे। मैंने कहा कि जब पटना क्रॉस कर रहे हैं तो घर पे आ जाइए, थोड़ा बात भी करना है जी। और 4 बजे सुबह, 2 बजे 3 बजे सुबह जब नमन जी की टीम लौटी पटना, तो मेरी इच्छा थी कि मैं जानूं कि जो घूम करके आ रहे हैं, बहुत सारी फोन पे बातें होती हैं लेकिन सामने सामने जब बात करेंगे तो तर्क वितर्क होगा, तो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। क्योंकि मेरे पास भी कुछ जानकारी थी जो उनको देनी थी। कई लोगों ने मुझसे भी बात किया था, कई जगहों से मैं भी घूम के आ रहा हूँ। आपको पता होगा कि 6 बजे सुबह से लेकर के आज भी मैं जब खबर कर रहा हूँ तो मैंने कई लोगों से मुलाकात की है। सुबह से कई पॉलिटिशियंस जो चुनाव प्रचार में थे उनसे मेरी बात हुई। लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार मैं आकलन कर रहा हूँ और जो जो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं बड़े बड़े नेता, उन सभी से मेरी बात हो रही है, चाहे किसी पक्ष के हों। बिल्कुल। तो इसके आधार पर जो हम लोगों का आदान प्रदान था कि हम लोग किस आधार पर ये अपने लोगों को बताएं, भारत लाइव के दर्शकों को बताएं कि 121 सीटों का पलड़ा जो है किधर झुक रहा है, किसे क्या मिल रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन फिसड्डी हो रहा है, सरकार बनने की कितनी संभावना किस खेमे की है, ये सारी बातें, सारे दावों में कितना दम था। आंकलन जो आ रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, 2-2, 3-3 सर्वे रिपोर्ट आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले भी आ गए हैं। उन सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर हम कहाँ हैं, हम क्या उसमें सोच रहे हैं, ये सभी बातें थी। तो इसमें हमने जब आंकलन शुरू किया, जब उनसे बातचीत हमारी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है कि आपसे बातचीत हो ही गई, बिल्कुल, एक पंचनामा भी हम लोग कर लेते हैं जी। बाकी आप पंचनामा पर भी देख सकते हैं कि जो बातें हम लोगों ने स्थापित करने की कोशिश की है और जो हमारा आंकलन था वो हमने किया है। बेसिकली है क्या कि 121 सीटों पे जो वर्तमान परिस्थिति है 2020 के आधार पर अगर हम तुलना करते हैं तो 2020 में सीटों का जो आंकलन था उसमें एनडीए के पास 24 और 63 सीटों की मैं बात कर रहा हूं। ये 63 सीटें वो थी क्योंकि बाकी का जो सर्वे है वो हम एक दिन बाद यानी 6 तारीख की शाम में हम बताएंगे जब 121 सीटों पर वोट हो जाएगा। क्योंकि हमारी टीम जो है वो सर्वे कर रही है, तो बक्सर के अलावे आरा और भी जितने क्षेत्रों में है, गया से लेकर के बाकी जिन क्षेत्रों में इधर मगध और शाहबाद के क्षेत्रों में जो भी सीट बचे हुए हैं, सब मिलाकर के मुझे लगता है कि करीब 40 से 50 सीटें उधर की होंगी। तो सब मिलाकर के 121 सीटों का जो 63 सीटें जो अब तक हमारे पास आई हैं, जिसमें अधिकांश सीटें जो हैं उसमें शाहबाद की है, तिरहुत की है, कुछ सीटें जो हैं वो सीमांचल की हैं, अंग प्रदेश की कुछ सीटें हैं। इन सभी को जोड़ घटा करके जो हम देखें तो 63 सीटों का जो आंकलन लेकर के हम आए हैं, यानी 65 से 70 सीटों के बीच की जो बात हम करें, उन सीटों में अब तक जो रुझान आया है उसमें से 2020 के परिणाम के आधार पर हम अगर देखें तो हमने पहले ही बताया आपको कि ये जो 65 सीटें हैं उसमें से दोनों खेमे के पास बराबर बराबर का था, 1 सीट 2 सीट का आगे पीछे था। इसमें से हमने बताया भी था कि 40 के आसपास सीटें जो हैं वो
इंडिया गठबंधन के पास और 40-42 के आसपास ही एनडीए गठबंधन के बिल्कुल। पास था। तो इन दोनों के आधार पर अगर हम सीटों के आकलन को देखें तो इस बार हमको क्या मिल रहा है, तो इस बार 121 सीटों में सीधे जो है बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और इस परिवर्तन में 20 से 25 सीटों का एक बड़ा जो है वो चंक कट करके आते हुए दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन की तरफ। मतलब 121 सीटों में कितना सीट ऐसा है बाबा जो एनडीए की तरफ जा रहा है? बता रहा हूं, मैंने वही बताया, 20 से लेकर के 25 ऐसी सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन के पास थी 2020 में, वो सीटें इधर आ रही हैं। अब आप पूछेंगे कि आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल, इसके 2-3 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट, आप लगातार वॉच कर रहे हैं, दोनों की रैलियां देख रहे हैं, नीतीश कुमार की रैली देख रहे हैं और कई रैलियां तो मैंने खुद भी कवर की है आपने। प्रधानमंत्री की रैली आप देख रहे हैं, अमित शाह की रैली देख रहे हैं, नीतीश कुमार की रैली देख रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी रैली आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप राहुल गांधी की रैली भी आपने देखा, आप तेजस्वी यादव की रैलियां देख रहे हैं। इसके अलावा और भी कई बड़े नेता हैं, उनकी रैली आप देख रहे हैं। उन रैलियों का मुख्य जो अंतर आपने पता किया होगा, उसमें अंतर क्या है? भीड़ से आप क्या अंदाजा लगाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बाबा देखिए, अंदाजा बस यही लगाया जा सकता है कि वो भीड़ किसकी रैली में ज्यादा हो रही है? हाँ बिल्कुल, वो भीड़ बताती है कि किससे कितना लोग प्रेम करता है, किसके प्रति क्या झुकाव है। जब हम मोदी जी के रैली में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मौजूद थे तो मैंने एक सवाल पूछा कि क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है, तो लोग कहें कि भीड़ ही बता रहा है कि किसका पलड़ा भारी है। ठीक है, आपने जो आकलन किया, आपका आकलन ये हो सकता है कि मोदी जी की रैली में भीड़ थी। मुझे चिराग पासवान की रैली में भीड़ नजर आ रही है, मुझे नजर आ रही है कि तेजस्वी यादव जहां जा रहे हैं वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। मुझे लग रहा है कि जहां राहुल गांधी आ रहे हैं वहां भीड़, प्रियंका गांधी की सभाओं में बड़ी भीड़ हुई है। ये भीड़ पैमाना नहीं है वोट का, लेकिन इसमें पैमाना अगर छांटने की कोशिश की जाए तो मेरे जैसे जो पत्रकार हैं, जो पिछले 25-30 सालों से लगातार पत्रकारिता को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, परिस्थितियों को हमने आकलन किया है, हमने जिया है उन चीजों को, उसके आधार पर यदि हम देखें तो हम यही देख पा रहे हैं कि रैलियों में अंतर क्या है। जो अलग अलग गठबंधन है वो उनका एक नैरेटिव है। जैसे आप महागठबंधन की जब भी बात करेंगे, राजद की बात जब भी करेंगे, तो आपको MY फैक्टर नजर आएगा, मुस्लिम और यादव जी। इस फैक्टर के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल ये दावा करता है कि वो सरकार बनाएगा। बाकी की चीजों को तो अलग से जोड़ा जाता है। जैसे आपको मान लेते हैं कि 56 प्रकार में 50 प्रकार मिल जाए और 6 प्रकार नहीं भी मिले तो कोई काम उससे अंतर नहीं पड़ता, बिल्कुल उतना, लेकिन 6 प्रकार मिल जाए तो सोने में सुहागा है जी, 56 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से MY समीकरण का ये 30% का जो चंक है वो तो महागठबंधन की तरफ नजर आ रहा है जी। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में क्या है, तो हिंदुत्व है, एक सेकुलर और कम्युनल का एक फंडा है जी, और दूसरा 11 वर्षों का काम और 20 वर्षों का शासन है। इसको लेकर के नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो है, यहाँ भी एक एम फैक्टर है, यहाँ भी एम फैक्टर है, महिला फैक्टर। अब इसमें आप पलड़े पर अगर दोनों को रखिएगा, एक तरफ महिला और एक तरफ मुस्लिम, तो आप हमको ये बताइए जिस रैली में आप गए उस रैली में महिला कितनी थी और मुस्लिम कितनी थी। जैसे आप महागठबंधन की रैलियों में जा रहे हैं तो वहां आपकी नजर को खोजनी चाहिए एक पत्रकार के नजर में, इसमें मुस्लिम कितना है। यादव तो नजर आ रहे हैं लेकिन मुस्लिम कितना है। अगर मुस्लिम हैं तो पलड़ा इधर झुकेगा। वही नीतीश कुमार की रैली में अगर महिला हैं तो पलड़ा नीतीश कुमार का झुकेगा, यानी नीतीश कुमार को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और मैंने जो आकलन किया है वो यही आकलन किया है कि नीतीश कुमार की रैली में महिलाएं हैं बनिस्पत तेजस्वी यादव के रैली के मुस्लिम के गायब होने से। मुस्लिम कहीं ना कहीं 3 भागों में छट गए हैं। एक को लगता है कि हमको नया विकल्प तलाश करना चाहिए, हमको बदलाव चाहिए और जनसुराज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसका घाटा किसको हो रहा है, तो तेजस्वी यादव को। दूसरी तरफ अगर आप जा रहे हैं तो AIMIM वो भी दावा कर रहा है, और आपको मैंने कल ही आपके साथ मैंने बताया था बिल्कुल 25 में से अगर 23 सीटें वो मुसलमानों को देते हैं तो उनसे बड़ा हितैषी मुसलमानों को कौन हो सकता है, और उससे बड़ा नेता कौन हो सकता है मुसलमानों बिल्कुल का बिहार तो मुसलमानों के वोट को लेकर के जहां कॉन्फिडेंस हिला हुआ है महागठबंधन का, वहीं महिलाओं के वोट को लेकर के नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस हाई है। कैसे है, तो 10,000 रुपए की जो राशि है वो 1.21 माने 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में चला गया है। बिल्कुल सीधा एकदम। मैंने आपको एक आकलन करके बताया था कि एक परिवार में
हम 3 महिलाओं की बात करते हैं, 3 ही महिलाओं की, दादी, पुतोह और बेटी। जी। ये 3 लोगों की, 3 पीढ़ी की मैं बात करता हूं, ज्यादा लोगों की बात मैं नहीं करता हूं। तो 3 लोग जब अगर वोटर हैं एक परिवार में, तो तीनों लोग एक समान वोट करेंगे। पुरुष अलग अलग वोट कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं आपस में जो बात करती हैं उनका एंगल एक तरह का होता है। नीतीश कुमार पर भरोसा, नीतीश कुमार पर सुरक्षा, और 1,21,00,000 को गुना आप 3 से कर दीजिए तो लगभग 7,40,42 लाख के आसपास जो टोटल वोटर हैं, उसमें 50%, 49% मान लीजिए कि महिलाएं हैं। तो ये 3,63,00,000 महिलाओं को जो प्रभावित किया है 10,000 रुपया ने, जी, इसकी राशि ने, और इसके द्वारा व्यवसाय शुरू करने के एजेंडे ने, ये बहुत ज्यादा प्रभावी है और ये अंतर दिखा रहा है। ऐसे में अगर 20 से 30 चीजों का फायदा हो जाता है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा, कहा जाए तो नीतीश नीति और नीतीश की रणनीति। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये 30 सीटें जो है वो नीतीश को फायदा पहुंचाएंगी तो तेजस्वी यादव को तो लॉस झेलना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैंने पहले बताया कि 20 से 25 सीटें तो मुझे अभी नजर आ रही है कि जो महागठबंधन से स्विच होकर के एनडीए की तरफ आ रही है। मैंने एक फैक्टर बताया। दूसरा फैक्टर जो आपको याद होगा कि लगातार 2020 के चुनाव के बाद से ही ये बात, परसेप्शन, आंकड़े और तथ्य, फैक्ट्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि 30 से 40 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाया है चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने। एक फैक्टर मैंने बताया महिला वाला और मुस्लिम वाला, जहां तेजस्वी यादव पिछड़ रहे हैं और नीतीश कुमार महिला वाला सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, यानी एनडीए गठबंधन एज पर है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा वाला मैटर भी अंतिम में रिजॉल्व करके, आपने देखा होगा कि थोड़ी नाराजगी थी भी उपेंद्र कुशवाहा की, उस नाराजगी को दूर किया गया। लेकिन अब तो एक दूसरे के रैली में जा रहे हैं, वो तो अलग चीज हो गया ना। वो तो जब रिजॉल्व ही हो गया, आपका प्रॉब्लम ही समाप्त हो गया, तो मकान बनाइए ना, 8 तल्ला बनाइए, उससे क्या किसी को दिक्कत हो सकती है? पड़ोसी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था वो आपका खत्म हो गया, आप मान गए, समझौता हो गया, तो फिर बचा क्या? बनाइए मकान, थोड़े पैसा आपको देने जा रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको दूर किया गया और चिराग पासवान का जो डिमांड था उसको भी पूरा किया गया। ऐसी स्थिति में सीटें चाहे उनको हारने या जीतने वाली मिली हो, वो अलग मैटर होता है। आप में क्षमता है तो आप पत्थर पर भी दूब उगा लेते हैं। तो चिराग पासवान ने खुद ही ये सेलेक्ट किया है कि मुझे ऐसी सीटें दीजिए जिस पर मुझे चैलेंज का सामना करना पड़े, क्योंकि मैं जमीन से ऊपर रहना चाहता हूं। हारी हुई सीटें अगर मैं जीत गया तो बाजीगर हो जाऊंगा। बिल्कुल। और चिराग पासवान ने इस चैलेंज को स्वीकार भी किया है और उस पर अड़े भी हैं। 29 सीटें उनकी मिली। ऐसी स्थिति में जो 29 और 6 35 सीटें जो है, जिसके जीत हार की बात की जा रही थी, जिन जिन सीटों पर कहा यह जा रहा था कि इन लोगों के चलते तेजस्वी यादव को फायदा मिला है, उन सीटों पर ये अब अपना रंग दिखा सकते हैं और इसका फायदा पूरे एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का वोट भी ट्रांसफर होता है और चिराग पासवान का भी वोट ट्रांसफर होता है। बिल्कुल। ये हमने 2024 में भी देखा है, 2019 में भी देखा है, 2020 में भी देखा है और हमने उससे पहले भी देखा है। जहां रामविलास पासवान रहे हैं वहां वोट ट्रांसफर हुआ है। तो दूसरा फैक्टर ये हो गया। इसके अलावे जो तथ्यों के आधार पर हमने बताया था, एजेंडा के माध्यम बताया था कि नीतीश कुमार ने 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात की। उन्होंने नहीं कहा कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम देंगे, उन्होंने नौकरी और रोजगार की बात की और साथ साथ उन्होंने उद्योग धंधे लगाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए उन्होंने एक शुरुआत भी कर दी। उसके लिए उन्होंने एजेंडा भी लगा दिया। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है जिन लोगों ने कहा है, कई व्यवसायियों से मेरी बातचीत हुई है, जो चुनाव से पहले भी मेरी बातचीत हो रही थी कि बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए बेहतर अवसर आया हुआ है, चाहते हैं कि 1 रुपये में जमीन लेकर के हम भी वहां लोगों को रोजगार दें और अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करें। बिल्कुल। तो इसके लिए लोग तैयार हैं, व्यवसायी तैयार हैं और यहाँ लोग इन्वेस्टर्स जो आने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो एक सेक्टर तो यहाँ भी है। महिलाओं का सेक्टर हमने बता ही दिया। अब हम आते हैं उस जगह पर कि कौन सी ऐसी सीट है जिस सीट को लेकर के यह सब कुछ चल रहा है। अभी जो 120 सीटों का आकलन है उसमें से 80 से प्लस, जो नमन जी से हमारी बातचीत हुई, मेरा भी आकलन 80 के आसपास था। 80 से 85 मैं कह रहा था कि सीटें जो है 121 में से जीत करके आ रही है एनडीए गठबंधन जी। और इसमें से 40 के आसपास जो सीटें हैं वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। 35 से 40 सीटें महागठबंधन जीतती हुई दिखाई दे रही है। 1 से 2 सीटें किसी अन्य को जा सकती हैं। ये पहले राउंड की मैं बात बता रहा हूं। इनमें से अगर हम नट सेल में देखें, अगर सीट वाइज हम इसको आकलन करने लगे, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मुजफ्फरपुर की सीट से।
मुजफ्फरपुर में जो मुझे नजर आ रहा है कि यहां पर 2020 में राष्ट्रीय जनता दल को गायघाट सीट प्राप्त थी, औराई की सीट बीजेपी के खाते में थी, मीनापुर की सीट आरजेडी के खाते में गई थी, वीआईपी ने बोचहा जीता था, सकरा जेडीयू के खाते में गई थी, कुर्नी जो है वो आरजेडी के खाते में थी, बरूराज जो है बीजेपी को थी, आरजेडी कांटी जीती हुई थी, कांग्रेस मुजफ्फरपुर जीती हुई थी, साहेबगंज वीआईपी के खाते में थी और पारू जो है वो बीजेपी के खाते में थी। इस बार मामला जो है बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सीटों पे उलट पलट भी हुआ है, कई सीटों पे बदले भी हैं और वीआईपी जो है इस खेमे से उस खेमे की तरफ लड़ रहे हैं। यानी 2020 में लड़े थे एनडीए गठबंधन से, इस बार महागठबंधन की तरफ है। इसमें से गायघाट आरजेडी के पास है, लेकिन इस 12 घंटे 24 घंटे में क्या होगा, अभी भी एज में आरजेडी है यहाँ, लेकिन 12-24 घंटे में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। दिलचस्प होगा देखना। और आई बीजेपी के पास थी, रह भी जा रही है। बोचहा की बात करें तो वीआईपी के पास थी, आरजेडी के पास बीच में आई थी, आपको याद होगा कि बीच में इसमें उपचुनाव हुए थे। बिल्कुल। और इस बार आरजेडी के पास रहेगी या नहीं रहेगी इस पर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि हर सीट पे संशय की एक सुई अटकी हुई है। वही बात करें हम मीनापुर की तो आरजेडी के पास थी, इस बार जेडीयू के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। कुर्नी की बात करें तो आरजेडी के पास थी, इसमें भी बीच में उपचुनाव हुआ था, आपको याद होगा केदार प्रसाद जीत करके आए थे। केदार प्रसाद इस बार भी उम्मीदवार है और ये बीजेपी को ही जाती दिखाई दे रही है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो कांग्रेस के पास थी, इस बार बीजेपी के खाते में जाने की संभावना प्रबल हो गई है। बरूराज की बात करें तो बीजेपी के पास थी, वीआईपी साहेबगंज जीत करके आई थी, इस बार वो उम्मीदवार ही बीजेपी में चले गए हैं और साहेबगंज एक बार फिर से राजू सिंह जीत करके आ सकते हैं जी। इसके अलावा अगर बात करें हम पारू की तो पारू में आरएलएम का पलड़ा भारी है। संपादक नमन मिश्रा जी यहाँ से लौट करके आए हैं इन क्षेत्रों से और उन्होंने जो आंकलन बताया है उस आंकलन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के बागी जो हैं अशोक सिंह वो असर दिखा तो रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में टाटा फिस हो जाएंगे ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सारण की तो सारण में भी कमोबेश स्थिति वही है। सारण में भी एकमा जो है आरजेडी के पास थी, कहा जाता है कि आरजेडी के पास सीपीआईएमएल से छीन रही है, माझी की सीट जेडीयू के खाते में जाएगी और तरैया बीजेपी के पास थी, बीजेपी के पास ही रहेगी। छपरा की बात करें तो बीजेपी के पास ये सीट थी, इस बार आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। क्यों जा रही है आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ से खेसारी लाल चुनाव लड़ रहे हैं और खेसारी लाल को लेकर के एक क्रेज बना हुआ है, जीतते हैं हारते हैं 24 घंटे के अंदर में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा निश्चित। इसलिए कि पवन सिंह भी पावर स्टार थे, कहाँ जीत गए, नहीं जीत पाए। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में बात करें मढ़ौरा की, बिल्कुल बात वही हो गई बाबा कि भीड़ आपके वोटर्स नहीं है। मढ़ौरा की बात करें तो राजद के पास थी, यहाँ तो सोने में सुहागा मिल गया राजद को, क्योंकि उम्मीदवारी ही कैंसिल हो गया, हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट किया गया है। अमनौर की बात करें तो बीजेपी के पास थी, है, रहेगी। आरजेडी के पास परसा थी, इस बार जेडीयू के पास जाएगी। यहाँ से छोटे लाल राय आपको पता ही होगा कि पाला बदल के इधर आए थे। बिल्कुल। अमनौर भी हमने कवर किया था। बिल्कुल। सोनपुर की बात करें तो आरजेडी के पास थी, बीजेपी यहाँ बहुत मेहनत कर रही है, देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन अभी भी आरजेडी के पास ही ये रहने की संभावना बन रही है। बनियापुर की बात करें तो आरजेडी के पास थी, इस बार बीजेपी के पास ये जाने की संभावना बन गई है। बात हम करते हैं अगर वैशाली की तो वैशाली की भी सीटें लगभग घुमा फिरा करके उसी दिशा में आगे पीछे होकर के जा रही है और यहाँ से कई सीटें जो हैं आरजेडी के खाते से जेडीयू के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें से महनार की सीट आरजेडी से जेडीयू के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो वहीं एक और सीट है महुआ की, ये आरजेडी से जेजेडी को चली जाए या फिर जनशक्ति जनता दल या फिर ये दोनों की लड़ाई में यहाँ से ज्यादा संभावना है संजय सिंह, जो एलजेपीआर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो कैंडिडेट हैं उनके फेवर में ज्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यादव वर्सेस यादव की लड़ाई में राजपूत को फायदा मिल सकता है और बाकी के फैक्टर उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम सिवान की तो सिवान में भी आरजेडी की सीट बीजेपी को सिवान की जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से जो विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे अवध बिहारी चौधरी जी, वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से बताया जा रहा है कि जीत करके सिवान से आएंगे मंगल पांडे। इसके अलावा बात करें तो सीपीआईएमएल के पास जीरा दी थी, ये सीट सीपीआईएमएल को ट्रांसफर होकर गई है। दरौली की सीट सीपीआईएमएल के पास थी, उन्हीं के पास जाएगी और इसमें एक सीट जो है वो कांग्रेस से आरजेडी की तरफ से महाराजगंज ट्रांसफर हुई थी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की स्थिति भी है कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं है, लेकिन 2 सीटों पे यहाँ भी महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें हम गोपालगंज की
तो यहां बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बैकुंठपुर में एक बड़ा ट्विस्ट हुआ है। यहां पर बैकुंठपुर के जो ट्विस्ट हुए हैं उसमें मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर से एक बार फिर मौका दिया गया। पिछली बार गड़बड़ा गया था क्योंकि जदयू से बागी होकर के लड़ गए थे मंजीत सिंह को बरौली भेज दिया गया है। दोनों सीटों पे कब्जा जो है वो एनडीए गठबंधन का दिखाया जा रहा है। वहीं गोपालगंज तो बीजेपी के पास थी ही, जेडीयू के पास कुचायकोट थी, जेडीयू के पास भोरे थी, आरजेडी के पास हथुआ थी। इस सीट पर भी लड़ाई कड़ी हो गई है। बात हम भोजपुर की करें तो भोजपुर में संदेश आरजेडी के पास थी, संभावना है कि आरजेडी के पास रहेगी, लेकिन लड़ाई यहां भी कमजोर नहीं माना जा सकता। बड़ारा बीजेपी के पास थी, आरा बीजेपी के पास थी, कैंडिडेट बदले हैं लेकिन बीजेपी के पास ही रहेगी। अगियाव सीपीआईएमएल के पास थी, संभावना वही है, लेकिन तरारी सीट बीच के चुनाव में सीपीआईएमएल से छीन करके चला गया था और बीजेपी के पास खाते में चला गया था। अब तरारी में उपचुनाव हुए थे, बीजेपी के पास गया था और इस बार भी बीजेपी के पास जाएगा। आरजेडी के पास जगदीशपुर थी, इस बार जेडीयू के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और शाहपुर की सीट भी आरजेडी से छीनती दिखाई दे रही है, जहां संपादक नमन मिश्रा जी आज जो हम खबर कर रहे हैं उसके ठीक 12 घंटा पहले जाकर के वहां से जो रिपोर्ट उन्होंने भेजा है उसके आधार पर ये बात हम बता रहे हैं। वहीं बक्सर की बात करें तो बक्सर में भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है और बरहपुर की सीट जी आरजेडी से छीनती हुई दिखाई दे रही है। बक्सर की बात करें तो कांग्रेस के पास थी, अब बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। और डुमरांव की बात करें तो सीपीआईएमएल से ये भी सीट जेडीयू के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते से राजपुर सीट भी जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि क्लीन स्वीप जो बक्सर में है वो एनडीए गठबंधन कर रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि मुंगेर की बात करें तो ये तो काफी हॉट सीट रहा है। यहाँ से उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं सम्राट चौधरी। जेडीयू के खाते में यह सीट थी जिसको बीजेपी को दिया गया था और बीजेपी आज जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मुंगेर की बात करें तो बीजेपी की बात करें तो मुंगेर में बीजेपी के पास सीट थी। आरजेडी को कहा जा रहा है कि एज में है, लेकिन बीजेपी कमजोर नहीं आ पड़ेगी, ये भी बात कहा जाए। जमालपुर की बात करें तो कांग्रेस से जेडीयू सीट छीनती हुई नजर आ रही है। बात करें लखीसराय की तो यहाँ 2 सीटें हैं। आरजेडी के खाते में एक सीट थी जो जेडीयू के खाते में जा रही है और बीजेपी लखीसराय में ऑलरेडी थी, यहाँ भी उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। बात खगड़िया की करें तो खगड़िया की भी स्थिति यही है कि अलौली में आरजेडी थी, आरजेडी की संभावनाएं है, लेकिन आपको पता है कि अलौली काफी हॉट सीट है और चिराग पासवान इस सीट पर नजर बनाए हुए थे, तो चिराग पासवान का असर रहा तो ये सीट महागठबंधन की तरफ स्विच कर सकता है। कांग्रेस के पास खगड़िया थी, इस बार भी कांग्रेस के पास ही दिखाई जा रही है, लेकिन जिस तरह का वहां चल रहा है वो देख करके आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि क्या कुछ चल रहा है जी। बेलदौर की बात करें तो जेडीयू के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें मेहनत जो है कांग्रेस भी जबरदस्त कर रही है और बाकी के लोग भी कर रहे हैं जम करके यहाँ इस सीट को अपने पास रखने के लिए। परबत्ता में ये सीट जेडीयू की थी, उम्मीदवार बदल गए हैं, आरजेडी में चले गए हैं डॉक्टर संजीव, उनकी संभावनाएं बताई जा रही है कि जीतने की है, लेकिन परबत्ता की लड़ाई भी बहुत टाइट हो गई है। ऐसे में सिंपल सी बात यह है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 121 सीट की जो वोटिंग का पैटर्न है वो ये बता रहा है, जनता के रुझान ये बता रहा है कि 24 घंटा पहले 80 से अधिक सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है एनडीए गठबंधन, और इसमें से 40 के आसपास सीटें जो हैं वो महागठबंधन की तरफ जा रहा है, यानी कि 20 से 25 सीटों का नुकसान जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन को। ये अब तक रिपोर्ट कार्ड है और जैसे ही कल वोटिंग हो जाएगा, संपादक नमन मिश्रा जी से बाकी के जो बचे हुए सीटों के आंकलन हमारे पास आ जाएंगे। हमारी चारों टीम जब भेज देगी तो उसके बाद हम और स्पष्ट तरीके से बता पाएंगे कि आखिरकार वोटिंग पैटर्न क्या रहा, लोगों का रुझान क्या रहा, जो वोट देकर निकलने वाले लोगों के चेहरे क्या बता रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो इंतजार करिए, कल जरूर से आप वोट करें। वोट बहुत कीमती चीज होती है जहां से आप अपने चीजों को जो है डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके लिए बेहतर कौन है, आप उसे जरूर चुने। और बाबा ने ये साफ कर दिया है कि 121 सीटों पर कौन कितना सीट जो है जीतने जा रहा है। 80 से 85 जो एनडीए गठबंधन की दिखाई पड़ रही है, तो वहीं पे 40 से 35 सीटें जो हैं वो आरजेडी महागठबंधन की तरफ दिखाई पड़ रही है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। आप हमारा खास कार्यक्रम बाबा वाणी देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।